तो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी में अपना फंडामेंटल्स का चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हम मूल अधिकारों फंडामेंटल राइट्स को देख रहे हैं। और अब तक हमने आर्टिकल 18 तक बातें कवर कर ली थी। साथ ही हमने आरक्षण से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको भी देखा था, और जो भारत रत्न या इस तरह के पद्म भूषण वगैरह हैं वो किस तरीके से दिए जा सकते हैं, और कोई उपाधि किस तरह से नहीं धारण की जा सकती है, क्यों, और अगर लेना है उसको तो किस तरह से राष्ट्रपति की परमिशन से उसको लिया जा सकता है। इन सब बातों को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज जिन अधिकारों की हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर कहें कि वो सबसे प्रभावी अधिकार है, आपके सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार हैं, तो गलत नहीं होगा। आपके सबसे जितने भी अधिकार आपको मिले हुए उनमें सबसे महत्वपूर्ण ये अधिकार माना जाता है। और अगर हम अमेरिका से तुलना करते हैं तो कहीं न कहीं इन्हीं अधिकारों में शायद हम कुछ हद तक पीछे होते हैं, क्योंकि अमेरिका में जिन अधिकारों की बात की जाती है उनमें इसको बहुत सर्वोच्च रखा गया है, जबकि हमारे यहाँ कुछ थोड़े से प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 19 की, अनुच्छेद 19 की, जो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं, इतिहास पढ़ते हैं कि हमने अंग्रेजों के विरुद्ध आजादी की लड़ाई लड़ी। तो क्या सिर्फ अंग्रेजों ने अपना शासन यहाँ से समाप्त कर दिया वही हमारी स्वतंत्रता थी, या उससे आगे बढ़कर भी कुछ होता है? इन्हीं सब बातों को हम देखेंगे। और शुरू करते हैं सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स में। अपना आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक आर्टिकल 19 से है। देखिए, आर्टिकल 19 बात करता है स्वतंत्रता की, लिबर्टी की। और अगर देश में लोकतंत्र को स्थापित करना है तो सबसे आवश्यक जो तत्व है, सबसे आवश्यक जो एलिमेंट है, सबसे नेसेसिटी वाला जो एलिमेंट है वो लिबर्टी ही है। और वो लिबर्टी दी जाती है इस आर्टिकल 19 के द्वारा। किसके द्वारा? आर्टिकल 19 के द्वारा। अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय लोकतंत्र में नागरिकों को स्वतंत्रता की मूलभूत गारंटी दी जाती है। ठीक है, स्वतंत्रता की मूलभूत गारंटी दी जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि किस प्रकार की स्वतंत्रता, किस प्रकार की स्वतंत्रता? देखिए, आप अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं, भावभंगिमाओं से करते हैं, वार्तालाप के माध्यम से करते हैं, हो सकता है कुछ चलचित्र के माध्यम से करते हैं। तो इस तरीके से आप अपने विचारों को जो अभिव्यक्त करते हैं उसकी स्वतंत्रता आपको है। आप अपना कोई संगठन बनाना चाहें, अपना कोई यूनियन बनाना चाहें, अक्सर आप देखते हैं ना, स्टूडेंट यूनियन बनता है, लेबर यूनियन बनता है, ठीक है, उसकी स्वतंत्रता कौन देता है आपको? आर्टिकल 19 देता है। आप केरल घूमने जाते हैं, गोवा घूमने जाते हैं, तमिलनाडु घूमने जाते हैं, आंध्र प्रदेश जाते हैं, यूपी जाते हैं, बनारस जाते हैं। कैसे जाते हैं? क्योंकि आपको कहीं भी भ्रमण करने की, संचरण करने की आपको स्वतंत्रता प्राप्त की हुई है। आप कोई व्यापार करना चाहते हैं, आप एजुकेशन के फील्ड में जाना चाहते हैं, आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, आप स्टील इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, अब मतलब आपको अपना व्यवसाय चुनने की, आपको अपना कारोबार करने की स्वतंत्रता मिलती है। जितनी भी आप चीजें सोच सकते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये, मेरे पास ये अधिकार होने चाहिए करने के लिए, वो सब आपको कौन देता है? आर्टिकल 19 देता है। और इस आर्टिकल 19 को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी व्याख्याओं से और अधिक कहीं न कहीं प्रभावी बना दिया है। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे देखेंगे किस तरीके से उन्होंने आर्टिकल 19 को प्रभावी बनाया, क्योंकि उन्होंने आर्टिकल 19 में ही कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 को भी समाहित माना है। आर्टिकल 21 अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आर्टिकल 19 में आर्टिकल 21 को भी समाहित माना है, उससे इसका अधिकार क्षेत्र काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। और वैसे तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन इस कारण से आर्टिकल 21 के साथ में पढ़े जाने के कारण इसको और भी ज्यादा महत्ता मिल जाती है। तो विचार व्यक्त करने की, अभिव्यक्ति करने की, अपना संघ बनाने की, अभिव्यक्ति की, संघ बनाने की, भ्रमण करने की, कारोबार करने की, हर प्रकार की आपको स्वतंत्रता प्राप्त है। लेकिन क्या ये स्वतंत्रता एब्सोल्यूट है? क्या ये स्वतंत्रता एब्सोल्यूट है? तो आप कहो कि किसी को हम गोली मार देते हैं
तो क्या ये आपको परमिशन देगा? क्या आपको नहीं, ये तो मेरा अधिकार है। भाई आपका अधिकार अगर किसी को गोली मारने का है तो सामने वाले का अधिकार मरने का तो है नहीं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कानून एवं व्यवस्था के नाम पर सरकार इस पे निर्बंधन लगा सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है। ऐसा ही एक मैटर हमें मिलता है किस पे? हाल फिलहाल में नागालैंड में, जैसे आफ्ता के एफएसपी का जो हमारा है मैटर, ठीक है, आर्म पुलिस फोर्स का, उस पे हमको देखने को मिलता है। उसके बारे में हम बाद में डिटेल में बातें करेंगे जब कुछ इस तरह का कंटेंट हमारा आएगा जिसपे हमको बातें करनी होंगी मूल अधिकारियों को निर्बंधन के लिए या फिर उसके अपवाद जो हैं उनमें हम उसको देखेंगे। लेकिन इस तरीके के कानून जब बना दिए जाते हैं जो कानून एवं व्यवस्था को ध्यान में रखकर हों, आप अक्सर सुनते होंगे किसी को पर कटाक्ष नहीं, कुछ नहीं, लेकिन हमारे यूनिवर्सिटी से, कुछ यूनिवर्सिटी से किस तरीके के मिलते हैं विचार, तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। खैर किसी कम्युनिटी की नहीं, किसी कुछ नहीं, लेकिन लोगों का ये माइंडसेट क्या भारत की इंटीग्रिटी के लिए, भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा नहीं है? अगर इस तरह से ही लोग निकलने लगेंगे, ठीक है, आप विरोध कर सकते हैं, वो आपका अधिकार है, लेकिन जहां पर देश की एकता और अखंडता का आ जाएगा, प्रश्न उठ जाएगा, वहां पर क्या आपके ऊपर ये वाक स्वतंत्रता आपके ऊपर रहेगी? नहीं, वहां पर ये आपके पास नहीं रहेगी, ये वहां पर भी एब्सोल्यूट रहेगा। कोई अंतरराष्ट्रीय संबंध है, मान लीजिए पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं, चाइना से अच्छे रिलेशन नहीं चल रहे हैं, लेकिन आप उनके साथ ही अपनी डिप्लोमेटिक वार्ता अलग से करने लगे या फिर आप यहाँ की जानकारियां वहां दे, उनके मित्र बनकर रहे हैं, तो क्या वो चलेगा? वो भी नहीं। साथ ही जैसे आप रशिया के हो, इंग्लैंड के हो, कहीं से भी हो, यूएसए में, अगर देश के कोई संबंध वहां से चल रहे हैं और उसमें आप अपने हस्तक्षेप इस तरीके से करने लगे कि अंतरराष्ट्रीय संबंध जो हमारे हैं वो बिगड़ जाए, तो उसमें क्या आप इसको मान सकते हैं? नहीं मान सकते हैं। तो इस पे भी क्या कर सकती है सरकार? प्रतिबंध लगा सकती है। तो कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 19 जो है ये अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है, अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण है लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। इसको निर्बंधित किया जा सकता है और ऐसा ही एक निर्बंधन का केस कब पड़ता है? राष्ट्रीय आपात के समय में। यदि राष्ट्रीय आपात लग जाए तो उस समय क्या होता है? अनुच्छेद 19 स्वयं समाप्त हो जाता है। जैसा किस समय हुआ था? आपातकाल के समय में। आप जान सकते हैं आपातकाल सिर्फ 1975 में नहीं लगाया गया, उससे पहले भी आपातकाल लगाया गया था। जब बांग्लादेश से वॉर चल रहा, पाकिस्तान इंडिया का वॉर हुआ, बांग्लादेश एक अलग देश बना, उस समय भी आपातकाल चल रहा था। चाइना से जब वॉर हुआ उस समय भी आपातकाल चल रहा था। राष्ट्रीय आपात के समय में जब भी राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है उस समय अनुच्छेद 19 स्वयं समाप्त हो जाता है। किंतु यदि सशस्त्र विद्रोह हो, आर्म्ड रिबेल हो, ठीक है, तो उस केस में अगर आपातकाल लग रहा है, जैसे कई देशों में आप सुनते होंगे ना कि वहां की सेना ही अपनी तरफ से विद्रोह कर देती वहां की सरकार के खिलाफ, ऐसी परिस्थितियों में क्या है? ऐसी परिस्थितियों में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। इस चीज को बाद में जोड़ा गया। जब आपातकाल लगाया गया 1975 में इमरजेंसी लगाई गई, उसके बाद में जो सरकार आई, मोरारजी की सरकार आई, जनता पार्टी की सरकार आई, तो उसने उन कारणों को देखा कि जिसने इस तरह के इमरजेंसी लगाने के प्रावधान बनाने में सहायता की थी। संविधान में क्या ऐसा प्रावधान है? तो उसमें उसने थोड़ा सा चेंजेस किया, वर्ड्स का कुछ चेंज किया और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो राष्ट्रीय आपात लगाया जाएगा उस पे ये बातें कही गई कि उनमें आपात पे आर्टिकल 19 के व्यक्ति की स्वतंत्रता आपकी समाप्त नहीं होती है, ठीक है। जैसे हमने अभी आर्टिकल 19 में किसकी बात की? स्वतंत्रता किसकी? अभिव्यक्ति की। अभिव्यक्ति आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो आप बोलकर कर सकते हैं, दूसरा फिल्मों इत्यादि के माध्यम से अगर आप बात करें तो वहां पर देखिए चलचित्र वगैरह में होती है। अगर आप जैसे बोलकर कर रहे हैं तो वो तो आप किसी करंट टॉपिक पर देख रहे हैं ना, आप खड़े हैं, आपका कोई मित्र खड़ा है, आप दोनों में, आप बीजेपी के सपोर्टर है, आपका मित्र कांग्रेस का सपोर्टर है, तो पॉलिटिकल पार्टीज तो अपनी चलती रहती हैं, दल बदल उनमें चलता रहता है, यहाँ से यहाँ होते रहते हैं। लेकिन आप और आपके मित्र क्या हुए? आपने वार्ता शुरू की,
करंट टॉपिक पे, और यहीं पर आप में हो गए अपने अपने वक्तव्य देते हुए आप में घृणा वाक्य की अभिव्यक्ति आ गई कि नहीं तुम ये हो और तुम क्या हो, भक्त हो। ठीक है, एक को भक्त कह दिया जाएगा, एक को चमचा कह दिया जाएगा। तो इनमें क्या हो गई, एक तरीके से कटुता आ गई। मतलब यहाँ पे सडन आपको अगर किसी कंटेंट पर जैसे तुरंत तत्काल यहाँ पर बोलना हुआ, किसी और का हस्तक्षेप नहीं या किसी और चीज की बात नहीं हुई, तुरंत अपनी अभिव्यक्ति की, इसने इसकी अभिव्यक्ति के माध्यम को क्या ये कहना चाह रहा है इसने अपने हिसाब से समझा, इसके माध्यम को इसने अपने हिसाब से समझा और इनमें हो गई विवाद। और यहीं से क्या आता है, घृणा वाक्य वगैरह, एक दूसरे के खिलाफ हेट स्पीच की बातें निकल कर आ जाती हैं। वहीं पर अगर मूवीज वगैरह में हम देखते हैं तो देखिए, एक अगर मूवी बन रही है 3 घंटे की, 2.5 घंटे की, 2 घंटे की, जितने की भी बननी है, ठीक है, वो जो बन रही है उसमें किसी कंटेंट को उठाया गया। मान लीजिए जैसे आर्टिकल 15 ही बनाई गई या फिर कोई और मूवी बनाई गई, जॉली एलएलबी जैसी मूवी बनाई गई। उसमें क्या हो रहा है, 2 घंटे की अगर मूवी है तो 1 घंटे 45 मिनट तक सिर्फ जो बुराइयां हैं उस पर प्रभाव फोकस किया गया। तो वहां पर जो जनता पब्लिक उस मूवी को देख रही है वो उस समय तुरंत रिएक्ट नहीं कर रही, जैसा यहाँ पे रिएक्शन हो जा रहा था। जैसा यहाँ पर रिएक्शन हो रहा था वैसा यहाँ पर नहीं हो रहा, क्योंकि अंतिम के जो 15 मिनट बचे उसमें उसको टेक ओवर कर लिया जाता है और इन बुराइयों को बताते हुए कि ये सारी बुराइयां हैं और उसको ओवरकम कर दिया जाता है, उनको दूर करने की बातें करके इन 15 मिनट में चीजें बता दी जाती हैं। और मान लीजिए 2 घंटे में कुछ भी नहीं बताया गया, तो 2 घंटे में के बाद में जब आप मूवी से, थिएटर से बाहर निकल रहे हैं तो कहीं ना आपका जो सडन आपके अंदर जो गुस्सा था वो कम हो चुका होता है। तो कहीं ना कहीं फिल्मों में जो हाव भाव के आधार पर जो चीजें होती हैं वहां पर जो अभिव्यक्ति होती है उसमें उतना हेट स्पीच की बातें नहीं निकल पा रही, लेकिन जो बोलने की स्वतंत्रता होती है, बोलकर जो अभिव्यक्ति दी जाती है उसमें हेट स्पीच ज्यादा निकल कर आ जाती है। कि उसमें अंत भला तो सब भला वाली चीजें हो जाती हैं और बहुत ही कम होता है। कुछ संगठन ऐसे होते हैं जो मूवी चल रही है तो फिर मूवी रिलीज होने से पहले ही करनी सेना वगैरह ये सब जो होते हैं कहीं न कहीं, या नाम नहीं भी लेते हैं तो भी इस तरह के बहुत सारे संगठन हर जगह मिल जाते हैं जो विरोध करते हैं। विरोध कई बार जानबूझ के भी करवाया जाता है पब्लिसिटी के लिए, वो सब अपनी जगह है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अभिव्यक्ति किस तरह की होती है, 2 तरीके की हो सकती है, एक तो बोलने की हो सकती है और दूसरे अभिव्यक्ति फिल्मों इत्यादि के माध्यम से होती है। और फिल्मों वगैरह में अगर हम अभिव्यक्ति की बात करते हैं तो लिबर्टी कहीं थोड़ी सी ज्यादा होती है। उसका कारण क्या है कि वहां पर सडन रिएक्शन नहीं होता है। अब आर्टिकल 19 की अगर हम बात करते हैं तो अभी हमने क्या कहा, अभी हमने कहा कि किसी भी स्वतंत्रता में जितनी भी हमको अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उनमें ये सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण कैसे है, क्योंकि जैसे हम कई दार्शनिक हुए जिनके विचारों को हम पढ़ते हैं, तो इमैनुअल कांट करके एक दार्शनिक थे जिनका ये मानना था कि लिबर्टी जो है वो एकमात्र अधिकार है जो नागरिकों के पास होना चाहिए। लिबर्टी अगर उनके पास में है तो बाकी सारे अधिकार उन्हें खुद मिल जाएंगे। अगर आपके पास स्वतंत्रता है अपनी इच्छा से जीवन व्यतीत करने का तो उसमें धार्मिक स्वतंत्रता भी अपने आप आ जाएगी, बिजनेस का भी अपने आप आ जाएगा, जितनी प्रकार की आप स्वतंत्रता मान सकते हैं सब उसमें आ जाएगा। और इसीलिए इनका मानना है कि लिबर्टी एकमात्र अधिकार है जो प्रस्तुत किया जा सकता है किसी भी नागरिकों के लिए सर्वोच्च स्तर पर। इसी तरह से जॉन रोल्स ने क्या कहा है, जॉन रोल्स ने कहा कि अगर आपको अपने यहाँ डेमोक्रेसी डेवलप करनी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था ले आनी है, अपने आप को डेमोक्रेटिक स्टेट घोषित करना है, तो वहां के नागरिकों को आपको क्या देनी होगी, लिबर्टी देनी होगी। भाई आप अपने नागरिकों को लिबर्टी देंगे तभी वो क्या करेगा, अपनी पसंद से वोट देगा, अपनी पसंद की सरकार चुनेगा, अपने पसंद के प्रतिनिधि चुनेगा और अपने पसंद का व्यवसाय करेगा, सब कुछ अपने ओपिनियन रखेगा। वो डेमोक्रेसी में जितनी भी फैक्टर्स आते हैं वो सारे कब पूरे हो सकते हैं, यदि उसके पास स्वतंत्रता हो। यदि उसके पास स्वतंत्रता ही नहीं होगी तो क्या कर सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह से गणराज्य में भी के लिए भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण मॉन्टेस्क्यू ने बताया कि अगर रिपब्लिक कंट्री है, गणराज्य कंट्री है, तो उसके लिए भी लिबर्टी क्या होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। लिबर्टी सबसे इंपॉर्टेंट कैसे, गणराज्य मतलब शीर्ष पद जो हमारा है आनुवांशिक नहीं होगा। अगर वो आनुवांशिक नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, उसका चयन हो रहा है
चयन जनता कर रही है, मतलब जनता के पास चुनने का अधिकार है, अपनी उसके पास स्वतंत्रता है। तो इसका मतलब किसी देश की गणराज्य के लिए, रिपब्लिक के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है फैक्टर? लिबर्टी। ठीक है, तो आप लिबर्टी का इंपॉर्टेंस इससे समझ सकते हैं कि चाहे आपको डेमोक्रेटिक कंट्री बनना है, चाहे रिपब्लिक कंट्री बनना है, हर किसी के लिए आपको आवश्यकता किसकी होनी चाहिए? आपको लिबर्टी देनी होगी अपने नागरिकों को। लेकिन क्या ये लिबर्टी हमारे देश में निर्बाध रूप से है? तो नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस के नाम पर आप सरकार, राज्य इस पर प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। ठीक है, अब हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग इसमें क्या करते हैं? इंडियन स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम पढ़ते हैं ना, भारत की स्वतंत्रता का संग्राम, भारत की स्वतंत्रता की क्रांति। तो यहां पर फ्रीडम एक स्वतंत्रता हुआ, क्या है? फ्रीडम। और दूसरा अभी हम स्वतंत्रता का एक वर्ड यूज कर रहे हैं, लिबर्टी। अब प्रश्न ये उठता है कि इस लिबर्टी और फ्रीडम में क्या अंतर है? तो बहुत बड़ा अंतर है, और यही जो अंतर है ये आपको अधिकार देके जाता है। कैसे? देखिए, पहले हमारे ऊपर किसका शासन हुआ करता था? अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों ने एक्ट पास किया, एक्ट के द्वारा उन्होंने कहा कि आज से आप स्वतंत्र हैं। तो इस स्वतंत्रता का मतलब हुआ कि आप फ्री हो गए, आप फ्री हो गए, आप एक औपनिवेशिक दासता से अपने आप को आप फ्री कर सकते हैं। आप किसी उपनिवेश, आप इंग्लैंड के आप उपनिवेश अब नहीं है। ठीक है, आप सभी प्रकार की इंग्लैंड की दासता से मुक्त हो गए। ये है क्या? फ्रीडम। लेकिन सिर्फ दासता से मुक्त हो जाने पर क्या आपको सभी अधिकार प्राप्त हो गए? क्या आपको अपना जीवन चलाने के लिए एम्प्लॉयमेंट चाहिए? आपको अपना जीवन चलाने के लिए एम्प्लॉयमेंट चाहिए। आपको अपनी व्यवसाय करने के लिए कुछ करना है, उसके लिए स्वतंत्रता चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए स्वतंत्रता चाहिए। आप कुछ अपने वक्तव्य रखना चाहते हैं, ओपिनियन रखना चाहते हैं, उसके लिए आपको स्वतंत्रता चाहिए अपने ओपिनियन रखने के लिए। आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं स्वयं, या फिर आप एज अ वोटर अपने वोट देना चाहते हैं अपने पसंद के कैंडिडेट को, तो आपको क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए। क्या सिर्फ इस उपनिवेशिक दासता से ये सब चीजें आपको मिल जा रही हैं? क्या नहीं मिल रही हैं। ये सब चीजें आपको सिर्फ यहां से नहीं मिल रही। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको किसी भी प्रकार की शोषण से, उपनिवेशिक दासता से, उससे आपको मुक्ति मिल जा रही है। लेकिन आपको जो अधिकार चाहिए अपना जीवन एक बेहतर ढंग से जीने के लिए, एक देश में डेमोक्रेसी लाने के लिए, एक देश में रिपब्लिक व्यवस्था लाने के लिए, उसके लिए जो आपको अधिकार चाहिए वो इस फ्रीडम से मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा है। वो किससे मिल रहा है? ये इस लिबर्टी से मिल रहा है। ठीक है, ये किससे मिल रहा है? इस लिबर्टी से। जब कॉन्स्टिट्यूशन ने इस लिबर्टी के द्वारा, जब आर्टिकल 19 में हमको ये सारी स्वतंत्रता दी जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, कौन कौन सी? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ असेंबली, पीसफुल अनआर्म्ड, आर्म्ड हो गया तो नहीं है, पहले कहा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एट एनी पार्ट ऑफ इंडिया, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड सेटलमेंट्स। आज आप प्रयागराज में रह रहे हैं, आपको लखनऊ में सेटल होना है, आप सेटल हो जाइए। आपको जाना है तेलंगाना में सेटल होने, आप सेटल हो जाइए। आपको छत्तीसगढ़ में सेटल होना है, हो जाइए। महाराष्ट्र में होना है, हो जाइए। कोई आपके ऊपर नहीं है। ठीक है, ये जो है इसको डिलीट कर दिया गया, इसको हमको मतलब नहीं है। 19F को डिलीट कर दिया गया। 19A में हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, 19B में फ्रीडम ऑफ असेंबली है, 19C फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड सेटलमेंट, और 19G में फ्रीडम ऑफ बिजनेस, लेकिन इलीगल बिजनेस भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब आप जैसे पुरानी पिक्चरों में अमिताभ बच्चन वगैरह की सोने की स्मगलिंग होती थी ना, वैसी चीजें भी आप नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी लिबर्टी आपको कौन दे रहा है? ये सारी लिबर्टी आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 से दे रहा है। और ये लिबर्टी इस फ्रीडम से कहीं ज्यादा वृहत है, कहीं ज्यादा व्यापक है। ठीक है, तो फ्रीडम और लिबर्टी दो अलग अलग मीनिंग वाले वर्ड हो जाते हैं, और इनका मतलब अब आप बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, इससे ज्यादा आपको इसमें जानने की और कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना भी आपने जो जाना वो भी बहुत है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भारत को उपनिवेश की दासता से स्वतंत्रता प्राप्त हो गई।
और एक व्यवस्था के तहत सुपरिभाषित अधिकार कागजी रूप में प्रस्तुत किए गए, किंतु कोई संवैधानिक गारंटी भर नहीं था। ठीक है, ये कोई संवैधानिक रूप से भी गारंटी आपको नहीं मिली थी। उन्होंने अपना एक्ट बना के आपको स्वतंत्र कर दिया पेपर पर। लिबर्टी इससे कहीं अधिक बृहद परिप्रेक्ष्य की विचारधारा है, जो व्यक्तिवाद और मानववादी विचारधाराओं से प्रेरित है। ठीक है, उदारवादी मानववादी विचारधारा जो आपको जीवन जीने के लिए स्वतंत्रता चाहिए, वो कहाँ से आपको मिल रही है? वो लिबर्टी से मिल रही है, जहां व्यक्ति अपनी इच्छा से कुछ भी करने की पहल कर सकता है। राज्य के द्वारा ऐसा कोई दिशा निर्देश या व्यक्तिगत लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा आप देखिए, स्टेट आपसे ये नहीं कह सकता कि भैया आपको डॉक्टर ही बनना है और डॉक्टर बनने के सिवा कुछ नहीं कह सकते हैं। आपके माता पिताजी कह सकते हैं कि भाई तुमको डॉक्टर बनना है, लेकिन स्टेट नहीं कह सकता। मतलब माता पिता डॉक्टर से स्टेट से ऊपर ही हैं, वो चाहे तो आपकी कुटाई भी कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन स्टेट आपको डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, पॉलिटिशियन बनने के लिए आपको कोई भी इस तरीके का प्रेशराइज नहीं कर सकता है। आपको जो करना है उसके लिए आपकी स्वतंत्रता है, आपको जो इच्छा लगता है आप वो करिए। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेट इस पे कोई निर्बंध नहीं लगाता है। आप अपनी इच्छा पर, अपनी पहल पर कुछ भी कर सकते हैं, और यही है लिबर्टी। राज्य की भूमिका स्वतंत्रता को बनाए रखने की होती है, ना कि स्वतंत्रता के अधिकार को शर्तों के रूप में प्रस्तुत करने की। ठीक है, मतलब स्टेट क्या करता है? स्टेट आपकी इस लिबर्टी को बनाए रखने का प्रयास करता है। आपको ये जो 6 अधिकार दिए गए हैं उसमें कमी या कटौती करने का या उसमें कुछ बाउंडेशन लगाने का कार्य नहीं करता है आइडियल रूप में। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी बाउंडेशन लगाई गई है लॉ एंड ऑर्डर इत्यादि के नाम पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बेसिक डेफिनेशन है उससे तो थोड़ा सा हम पीछे ही हैं। लेकिन वहीं पर जब आप यूएसए में बात करते हैं तो यूएसए में कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से एब्सोल्यूट है, और 99% वहां पर जो सिटीजन है, वहां के जो सिटीजन है वो कंट्रोल करते हैं स्टेट को। लेकिन हमारे यहाँ किस तरीके की व्यवस्था है? हमारे यहाँ पे सिटीजन स्टेट को भी कंट्रोल करते हैं और स्टेट भी क्या करता है? सिटीजन को कंट्रोल करता है। और इसीलिए अगर आप कहें तो क्या हमने पूरी चीजों को बोरो कर रखा है क्या? ऐसा नहीं है। हमने स्टडी हमने की है, चीजों को वहां से उठाया है, लेकिन हमने उसको अपने कॉन्टेक्स्ट में देखा है कि हमारे भारत की क्या विचारधारा है, हमारे यहाँ किस तरीके की व्यवस्था है, हमारे यहाँ का रहन सहन कैसा है, हमारे यहाँ के पर्यावरण कैसा है। उसके आधार पर हमने अपने स्वतंत्रता के अधिकार या कोई भी जो भी अधिकार है उनको दिया है। ठीक है, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में भाग 3 में वर्णित अधिकार जो लिबर्टी के वर्ग में पाए जाते हैं, उसमें उस हद तक मानवीय स्वतंत्रता, व्यक्तिवाद, स्वतंत्रता, इच्छा का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है जितना अमेरिकी पाश्चात्य संवैधानिक व्यवस्थाओं में मिलता है। इसका कारण है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने ऐसी योजना संवैधानिक व्यवस्था को अपनाया है जिसमें व्यक्ति राज्य को नियंत्रित करता है और राज्य क्या करता है? व्यक्ति को नियंत्रित करता है। दोनों एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। ऐसी व्यवस्था को हमने अपनाया है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि टोटल हमको कितनी स्वतंत्रता दी हुई है, तो टोटल हमको 6 स्वतंत्रता है। कौन कौन सी ऑलरेडी हमने देख लिया। वाक स्वतंत्रता, इस वाक स्वतंत्रता में बोलना भी आ जाता है और इशारा करना भी आ जाता है। शांतिपूर्ण गैर शस्त्र अस्त्र के साथ सम्मेलन, अनआर्म्ड सम्मेलन आप कर सकते हैं। यूनियन बनाने का, संघ बनाने का अधिकार आपको है। किसी भी भाग में बसने व निवास करने का अधिकार आपको है। कहीं भी संचरण करने का अधिकार है। किसी भी कारोबार, आजीविका को अपनाने का अधिकार है। तो इस प्रकार से आपको कितने अधिकार दिए गए हैं? 6 अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, और ये सारे अधिकार अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये क्या है? एब्सोल्यूट नहीं है। कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, कहीं कहीं स्वास्थ्य के लिए भी लगाया जा सकता है। जैसे अब जब कोविड का पीरियड चल रहा तो उस समय आप रात्रि कर्फ्यू लगा दिया जाता है। आर्टिकल 1 धारा 144 लगा दी जाती है, 145 लगा दी जाती है। इसी तरह से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144-45 लगा दी जाती है। कहीं पे जैसे जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और उसके बाद
370 को समाप्त किया गया, तो उस समय निवारक नजरबंदी की गई वहां के प्रमुख नेताओं की, जिससे कि वहां पे कानून व्यवस्था बनाई रखी जा सके। तो एक तरह से उनकी स्वतंत्रता भी वहां पर बाधित हुई। अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत अधिकारियों पर कई तरह के निर्बंधन लगाए जाते हैं। गोपनीयता कानून जो है कार्यपालिका का 1923 में अंग्रेजों के समय में बना हुआ, उसके द्वारा भी अधिकारियों पर कुछ निर्बंधन लगाए जाते हैं कि वो पब्लिक में डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं। वन संरक्षण कानून के तहत भी कई निर्बंधन लगाए जाते हैं। और जैसे आपकी बायोडायवर्सिटी वगैरह इन्वायरमेंट का जब चैप्टर पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि एक सर्टेन रीजन में आपको जाने की अनुमति नहीं होती है, क्योंकि वहां पे वाइल्ड एनिमल्स वगैरह जो भी वहां की बायोडायवर्सिटी उसको संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। और आर्टिकल 352 के तहत जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो आर्टिकल 19 अपने आप स्वयं समाप्त हो जाता है। तो कुल मिलाकर निलंबन किया जा सकता है, सस्पेंशन किया जा सकता है, और ये एब्सोल्यूट नहीं है। तो अब अगर आपसे कोई आर्टिकल 19 के बारे में पूछे कि क्या आपको स्वतंत्रता का, आप टीवी डिबेट वगैरह देखते हैं ना, कन्हैया कुमार जी को देखते रहते होंगे, बहुत सारे लोगों को देखते हैं, तो वो आके बोलते हैं ना कि हमको बोलने की स्वतंत्रता है, हमारी ये स्वतंत्रता है, हमारी वह स्वतंत्रता है। क्या ये स्वतंत्रता आपको 100% है? नहीं है। ठीक है, किसी पार्टी वगैरह का पक्ष नहीं, लेकिन चाहे किसी भी दल के हों, उनके ऊपर एक लिमिटेशन हो, चाहे संबित पात्रा हो, चाहे कांग्रेस से कोई हो, चाहे कि कहीं से कोई हो। अगर उन्होंने देश की एकता और अखंडता के विरुद्ध कोई बात की है, लॉ एंड ऑर्डर के विरुद्ध बात की है, तो वो बोलने का उनको कोई अधिकार नहीं होता है। उनको ऐसा सम्मेलन करने का भी अधिकार नहीं है जहां पर क्या किया जाए, हथियार वगैरह आ जाए। जिस तरीके से अगर आप देखें तो एक प्रोटेस्ट मार्च किया गया था लास्ट ईयर रिपब्लिक डे पर, ठीक है, वहां पर क्या हुआ था, ट्रैक्टर वगैरह लेके चलने लगे थे। जब तक वो शांतिपूर्ण था विरोध, तब तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद जो किया गया, क्या वो सही था? वो आपके स्वतंत्रता के अधिकारों के विरुद्ध था। हेट स्पीच आ जाता है, पार्टीज की आपस में राइवलरी होती है, लेकिन उसके चक्कर में क्या होता है, फैन पेज बन जाते हैं, भक्त बन जाते हैं, चमचे बन जाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के उस ऊपर में कटाक्ष करने लगते हैं। क्या वो सही है? वो भी नहीं सही है। तो कुल मिलाकर आप आर्टिकल 19 से ही अपनी आज की जो समस्याएं हैं उसको जोड़कर देख सकते हैं चीजों को। ठीक है, जैसे घृणा वाक्य हो गया, आईटी एक्ट जो बनाया गया, वो सोशल मीडिया मूवीज में जो चीजें आती हैं, वो ये सारी चीजें जो आती हैं वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलती हैं आर्टिकल 19 की चुनौतियों के रूप में। जैसे हाल के दिनों में एक मुद्दा यही है कि हाल के दिनों में भीड़ के द्वारा उग्र प्रदर्शन किया गया जब CAA कानून आया, कि कोरोना के बाद से ये मैटर ठंडा पड़ गया, लेकिन जब ये कानून आया था उस समय के बाद बारे में आप सोचिए, हर जगह इसका विरोध एक तरीके से हो रहा था। लेकिन जब किसी कानून को संसद ने, पार्लियामेंट ने पास कर दिया है, ठीक है, तो उसके ऊपर विरोध करना कहीं ना कहीं पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी को, संप्रभुता को एक चुनौती दे रहा है, पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी को एक चुनौती दे रहा है। और इस तरीके से अगर चुनौतियां देती जाएंगी, जैसे फार्म बिल जब आया, सही गलत की बात हम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, हम बस मुद्दों को देख रहे हैं, फार्म बिल आया, हालांकि बाद में वापस ले लिया गया, लेकिन इसके लिए भी जो साल भर तक विरोध चला, काफी लोगों ने जान भी गंवा दी, तो उसमें भी क्या था, पार्लियामेंट ने पास कर दिया। लेकिन इसको भी जिस तरह से चुनौती दी गई, तो ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ये हमारी संसदीय संप्रभुता की जो हमारी परिभाषा है उस पर एक कटाक्ष की तरह से वार करता है, और वो उसको एक खतरा उत्पन्न करता है। ठीक है, और पत्थरबाजी हो गया, क्रॉस फायरिंग वगैरह हो गया, सरकारी संपत्ति को नुकसान किया जाता है। तो इस तरह की जो चीजें की जा रही हैं उसको हम क्या आर्टिकल 19 की तरफ से अगर कहें कि आर्टिकल 19 में हमको स्वतंत्रता मिली हुई है, तो हमको वो नहीं मिली है। उसके अगेंस्ट में क्या कर सकता है सरकार, अपनी कार्यवाही कर सकती है, जैसा कई राज्यों में देखने को भी मिलता है। ठीक है, हाल के दिनों में भारत में बड़े स्तर पर सरकार विरोधी संसद द्वारा वैध तरीके से पारित किए गए नागरिकता संशोधन कानून, कृषि कानून के विरुद्ध प्रदर्शन वगैरह किए गए। जिस तरीके के भी आपके कानून हो रहा है, क्वेश्चन में जिस तरह से भी पूछा हो कंटेंट, वहां पर आप इसका जिक्र कर सकते हैं। ये तो एक जनरल टर्म लिया गया क्योंकि हाल फिलहाल यही देखने को मिला था। ठीक है, पत्थरबाजी, क्रॉस फायरिंग, सरकारी संपत्ति को नुकसान, राज्य अभिकर्ता पर हमले करने का उदाहरण देखने को मिलता है। अब आर्टिकल 19 में कहां तक आपको इसकी परमिशन है,
तो आर्टिकल 19 आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो दे रहा था, ठीक है, लेकिन वो भी एब्सोल्यूट नहीं थी। अनआर्म्ड वे में आपको असेंबली करने की स्वतंत्रता देता है। गोला बारूद का अस्त्र शस्त्र का साथ में अगर आप इकट्ठा हो रहे हैं तो नहीं, बिना गोला बारूद अस्त्र शस्त्र के इकट्ठा होने की आपको परमिशन देता है। आप एसोसिएशन बनाकर अपने मुद्दों को रख सकते हैं, लेकिन उसके द्वारा आप हिंसक प्रदर्शन करने लगे तो आपको नहीं मिलती है स्वतंत्रता। तो आर्टिकल 19 यहां से भी नहीं होता है। किसी भी प्रकार के नागरिकों की सभा समागम में राजनीतिक अधिकारों का प्रदर्शन कर सकती है। आपको विरोध करना है, आप कर सकते हैं, कानून व्यवस्था भंग नहीं कर सकते हैं। आप प्रॉपर वे में चैनल में परमिशन ले सकते हैं, डीएम से परमिशन ले सकते हैं, जहां पे आपकी जो भी सिस्टम है वहां पे आप परमिशन ले सकते हैं। उसके बाद में आप शांतिपूर्ण ढंग से अपना संसद के समक्ष भी आप अगर प्रदर्शन कर रहे हैं, परमिशन के साथ में करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को आप भंग नहीं कर सकते हैं। ये हमारा आर्टिकल 19 कहता है। विद्यार्थियों के संघ द्वारा या अन्य किसी भी प्रकार के संघ के माध्यम से वाक स्वतंत्रता व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जैसे आप कई बार सुनते होंगे ना, पुतला जलाया गया, कार्टून वगैरह बनाया गया, तो इस तरीके से क्या किया सकता है, आपको स्वतंत्रता तो है कि भैया चलो आपको नेता का पुतला एक जलाना सिंबॉलिक रूम में, जिससे आप अपना विरोध कर सके, वहां तक तो ठीक है। लेकिन आप आगजनी करने लगे स्कूल कॉलेजेस में, जैसा जेएनयू वगैरह में देखने को मिला, आप बसों का तोड़फोड़ कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या ये आर्टिकल 19 आपको परमिशन दे रहा है? नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के आपको जो परमिशन है वो आर्टिकल 19 तो नहीं दे रहा है। और साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्पष्ट किया है कि विद्यार्थी के रूप में किसी भी कानून को हाथ में लेने का आपको अधिकार नहीं है, ठीक है। और हाल के दिनों में आर्टिकल 19 में निर्बंधन किस तरीके से लगाया, जैसे जब भी इस तरह की चीजें बढ़ जाती हैं तो सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर रोक लगा दी। जैसे 370 घटने पर जम्मू कश्मीर में भी लंबे समय तक रोक रही, सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर पहुंच गया। दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम द्वारा दुकान व बाजारों को बंद करने का अधिकार होता है। भारतीय दंड प्रक्रिया के द्वारा 144-45 को सक्रिय कर दिया जाता है। पुलिसिंग मैनुअल एक्ट के द्वारा भीड़ पर काबू करने के लिए आंसू गैस वगैरह छोड़े जाते हैं, थोड़ा बहुत फायरिंग भी, हवाई फायरिंग भी कर दी जाती है, लेकिन कई बार चीजें बढ़ भी जाती हैं। तो इस तरीके से निर्बंधन सरकार के द्वारा भी किया जाता है और जो लोग हैं उनके द्वारा भी होता है, ठीक है। तो यहां तक तो बातें हो गई कि आर्टिकल 19 आपको इजाजत कहां तक दे रहा है, सरकार उसमें क्या अपनी करती है। लेकिन वास्तविक समस्या क्या है, जो जैसे सीए के मुद्दे में आ गया, सीए के बारे में भी अगर आप तो फिलहाल पूछा, लेकिन कभी भी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो सीए में क्या दिया हुआ है और क्या एक्चुअल में सरकार को इस तरह के कानून बनाते समय करना चाहिए जिससे कि कभी भविष्य में इस तरह का गतिरोध ना उत्पन्न हो कि संसदीय संप्रभुता को खतरा उत्पन्न हो जाए। ये चीजों को आपको देखना होगा। तो वास्तविक समस्या क्या है, जैसे नागरिकता संशोधन कानून को लेते हैं तो इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो पीड़ित हैं अल्पसंख्यक वर्ग, ठीक है, इसमें एक कम्युनिटी को नहीं लिया गया है, उसी को लेकर विवाद है, लेकिन इसमें तो उनको नागरिकता देने के लिए प्रदर्शन नागरिकों के द्वारा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उनको यहाँ पर यह अधिकार नहीं दिया जा रहा है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। कई जगह ऐसे प्रमाण देखने को मिलते हैं कि जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे उसमें नागरिकों के साथ साथ विदेशी घुसपैठ भी आ गए। जैसे फार्म बिल में भी देखिए, वहां पे खालिस्तान के समर्थक ज्यादा आ गए, जितना किसान विरोध नहीं कर रहे थे उससे ज्यादा तो वो आ गए, और उसके बाद भी कहानी चलती रही उनकी, ठीक है, अभी भी चली रही है। तो इसमें आर्टिकल 19 के द्वारा जो आपको स्वतंत्रता मिलती है वो किसको मिलती है, नागरिकों को मिलती है या नागरिक व्यक्ति दोनों को मिलती है। हमने पहले ही क्लास में इसको जब फंडामेंटल कर रहे थे तभी हमने जाना था कि आर्टिकल 19 से जो स्वतंत्रता है वो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को तो प्राप्त है नहीं। और आर्टिकल 19 कई बार कार्यपालक शासनादेश से भी निर्बंधित किए जा सकते हैं, जबकि नागरिकों के द्वारा इसका विरोध किया जाता है। तोड़फोड़ व दंगा के लिए जैसे यूपी में योगी सरकार जी ने क्या किया, जो संपत्ति भंग करेगा तो उसकी वसूली उसी से करेंगे। तो इस समय क्या हो जाता है कि जैसे संपत्ति का अधिकार सांविधिक अधिकार है, तो उससे जोड़कर हाई कोर्ट में या कोर्ट में केस कर दिए जाते हैं, ठीक है, याचिका दायर होती है, तो कहीं ना कहीं फिर से उनके सांविधिक अधिकारों में चीजें बदल जाती हैं। लेकिन एक सिंबॉलिक रूप में सरकार के पास तो एक रक्षा का उपाय है ही है, तो ये परिस्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक। राजनीतिक मूल्य गिरने लगे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, आप नोएडा में जो विरोध के समय पे एक आईबी अधिकारी का हत्याकांड होता है, उसमें पॉलिटिकल पार्टी के नेता का नाम उभर कर आता है,
किसी पर्टिकुलर पार्टी को टारगेट करने का नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट सभी पार्टियों में कुछ तरह की, चाहे बीजेपी से हो कोई विरोध, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के विरोध में कुछ भी बोल देते हैं, चाहे कांग्रेस से हो चाहे कहीं से भी हो, कुछ भी बोल देते हैं। तो उनकी अपना स्तर तो वो गिरा ही रहे हैं, लेकिन उससे क्या हो रहा है, अपने वोट बैंक के चक्कर में वो देश के सौहार्द को खराब कर रहे हैं। ठीक है, और इससे ये आंदोलन भी बढ़ते जाते हैं। इसमें प्रदर्शन करने वाले नागरिकों द्वारा धर्म के आधार पर भेदभाव का आरोप लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है क्या? तो इस तरीके से अगर सीए में देखें तो वहां पे तो धर्म को चिन्हित नहीं किया गया, वहां पर अल्पसंख्यक वर्ड यूज किया गया, माइनॉरिटी वर्ड यूज किया गया, लेकिन लोगों ने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन क्या कर लिया, धर्म का रंग उसको दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी तो वास्तविक समस्याएं यहाँ पर निकल के चली आती हैं। और यदि संसद के द्वारा इस तरह से अगर विरोध होता रहेगा तो संसदीय संप्रभुता को खतरा हो जाएगा। तो आखिर फ्यूचर में क्या हो कि इस तरह की समस्या ना आने पाए? तो सबसे पहले हमें अपने बेसिक्स पे उतरना होगा, जैसे ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए, जनता का फीडबैक लेना चाहिए, मीडिया के माध्यम से फीडबैक लेना चाहिए, प्रश्नावली बना के नागरिकों द्वारा फीडबैक लिया सकता है, न्यूज़पेपर में मीडिया के द्वारा उसको सर्कुलेट करा देना चाहिए, उनका ओपिनियन प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी बनाइए, पहले ही सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बना सकते हैं आप जजेस की, जिसमें सारे जो फैक्टर्स हैं उसको पहले से साझा किया जाए कि क्या कमी हो सकती है, उनको क्या दूर करने के उपाय हो सकते हैं, क्या रचोपाय जो सभी को संतुष्ट करते हों। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं उससे क्या होता है, उससे स्पष्टता आती है। और उस समय जब आप कानून बनाएंगे तो उन कानूनों का पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा भी विरोध कम होगा और जनता के द्वारा भी विरोध कम होगा, क्योंकि उनके भी फीडबैक लिए रहेंगे। हालांकि कठिन काम है लेकिन किया जा सकता है। जैसे कि दुनिया में कई लोकतांत्रिक देश हैं, जहां यूनान, इटली, राष्ट्र इत्यादि में प्रदर्शन वगैरह के लिए क्या होता है, यहाँ पर आपको प्रदर्शन करना है तो स्थल वगैरह जो आपके होंगे उसको परिभाषित कर दिया जाता है, आपके क्षेत्राधिकार परिभाषित कर देते हैं कि आप इस तरीके से विरोध करिए, ये कानून है, इसके दायरे में रहते हुए प्रदर्शन करिए, इन स्थलों पर करिए। भारत में भी इसी प्रकार के कानून बनाए जा सकते हैं, स्थल डिफाइन कर दें, सब कुछ A to Z उनको एक, अगर हम कहें सेशन के द्वारा सब कुछ जानकारी दें, न्यूज़पेपर वगैरह के माध्यम से कि अगर आपको विरोध करना है, जागरूकता कर ले आए कि किस तरीके से आप कानून में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए किन स्थानों पर किन लोगों से परमिशन लेके आप विरोध कर सकते हैं। तो उसके लिए स्पष्ट प्रावधान करने से भी समस्याएं कम हो सकती हैं। जैसे भारत में आराधना एवं उपासना स्थल अधिनियम के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया कि 15 अगस्त 1947 तक जो भी आराधना उपासना के जो भी स्थल हुआ करते थे वही मान्य होंगे, और मंदिर मस्जिद जैसे स्थल के विवादों को इस कानून के द्वारा काफी हद तक नियंत्रित भी कर लिया गया। एक्सेप्शनल थोड़ा सा बाबरी मस्जिद का जो केस आया उसको अगर छोड़ दिया जाए, तो कानून बनाकर हम जागरूकता फैलाकर, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्सप्रेशन एक्ट वगैरह बनाकर भीड़ में जो हिंसा होती है उसको रोका जा सकता है। अगर आप आइडेंटिफिकेशन करना चाहें उसके ऊपर बल दे सकते हैं, जिससे विदेशी जो घुसपैठिए हैं उन पर रोक लगाई जा सके। तो मेटल डिटेक्टर वगैरह के अगर आप प्रॉपर सिस्टम के द्वारा वहां पर विरोध स्थल बना दिए, वहां पे मेटल डिटेक्टर लगा दिए कि यहाँ पर वही लोग जाएंगे, उनकी पूरी चेकिंग होगी, वो अपना विरोध अहिंसक रूप से करें, तो उससे भी आपके क्या कर सकते हैं, जो हिंसा हो रही है, जो सरकारी संपत्ति को नुकसान हो रहा है, उसको आप रोक सकते हैं। छात्र संगठन अपना बनाते हैं जब, तो उनको भी पूरी नियमावली बतानी चाहिए, क्या आपको कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उनके साथ में सत्र बैठाया जाना चाहिए, उनको जागरूक किया जाना चाहिए। और इन सभी चीजों का जब एग्जैक्ट वे में आप पालन करते हैं तब आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी, कि भीड़ वगैरह की जो समस्याएं आजकल हमको देखने को मिलती हैं उसमें सरकार क्या उपाय कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, ये सारी चीजें हुई। एक किसी में जैसे हमने हेट स्पीच की बात की, तो हेट स्पीच के लिए भी आप ऐसी ही चीजों को उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, हेट स्पीच में जैसे हमने क्या बातें की, आर्टिकल 19, इसको तो हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि चलिए ठीक है, इसको नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, क्योंकि आर्टिकल 19 और आईटी एक्ट के बारे में भी हमको बात करनी है और हेट स्पीच के बारे में बात करनी है, तो इन दोनों चीजों को हम नेक्स्ट में करते हैं। अभी इतने पे रोकते हैं, काफी लेंदी हो गया है। राइट अप आपके पास में है, आप
लेक्चर को फिर से सुनिए, समझिए, अपनी एक थिंकिंग बनाइए। थिंकिंग से आप अपने आंसर को स्वयं लिख सकते हैं। ठीक है, इतना डिटेल में कंटेंट में आपको शायद चीजें नहीं मिल पाती हैं, और एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहां पर कोई एग्जैक्ट आपसे ये नहीं पूछता है कि इस अनुच्छेद में क्या लिखा है, इस अनुच्छेद में क्या लिखा है, उसके पीछे की तस्वीर पूछी जाती है। जो करंट में ज्वलंत के मुद्दे हैं, सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू पढ़ने से नहीं होगा, वहां से आप विचार ले सकते हैं, उसको उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उससे भी आपको जुड़ना पड़ेगा, और वो जुड़ा ऐसे ही होता है। ठीक है, तो आप अपनी थिंकिंग बनाइए, अपनी चीजों को करते रहिए। ठीक।